नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट पॉडकास्ट द एस्केपी शो में। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी खास होने वाला है। ये खासकर युवाओं के लिए है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, उसको डिटेल में समझना चाहते हैं। उनकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर आप नहीं भी मानते, तो भी आप इसको देखिएगा क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम पूछने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर लोग मानते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होता है, नहीं मानते हैं तो क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें मतलब हम एक साइंटिफिक जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा हम सर से पूछने वाले हैं। तो हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर अंशुल सर। नमस्कार सर। तो सर एक बार मैं ये जानना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में हम क्या-क्या समझने वाले हैं और किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं? देखिए, आज के पॉडकास्ट में एक आपने युवाओं को कहा है कि युवा हमारे स्पेशल हैं, ऐसे हम सब एक पे बात करेंगे। लेकिन सही ज़रूरत है कि युवा को वास्तव में सबसे ज़्यादा ज्योतिष की ज़रूरत है। तो हम इसमें बात करेंगे कि प्रोफ़ेशन के लिए क्या उपयोगी है, उनके हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है और कर्म और ज्योतिष ये बहुत पुराना मुद्दा है कि क्या कुंडली ही सब कुछ है कि कर्म सब कुछ है। आज के मॉडर्न टाइम उसको कैसे लिया जाए इसके साथ-साथ ज्योतिष की जो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये कैसे वर्क करता है, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे पूरी चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, आज आप लोगों के बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन्स होंगे, जो नॉर्मली आपको नहीं जवाब मिलते हैं, शायद इस पॉडकास्ट के अंत तक जाते-जाते आपकी उन बहुत सी चीज़ों के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि ज्योतिष कितना काम करता है, कैसे काम करता है, कहाँ तक काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है? लोगों को इसको क्यों समझना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ने ऐसे देखे हैं, चाहे डॉक्टर हों, लॉयर हों, बिज़नेसमैन हों, अपनी लाइफ में बहुत सफल होते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। लेकिन वहीं पे बहुत बड़े-बड़े लोग ऐसे होते हैं जैसे बॉलीवुड बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जो अपने नाम में बहुत सारे चेंजेस भी करते हैं। तो 2 साइड हम मान सकते हैं। एक साइड ऐसा है जो लोग मानते हैं, वो भी सफल हैं, काफ़ी सफल हैं। जो लोग नहीं मानते, वो भी सफल हैं। तो जो नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम भी पर्सनल एंड पे अगर हम बताएँ तो आप समझिए कि ज़्यादातर यूथ की आज के टाइम पे वो इन सब चीज़ों से उतना कनेक्टेड नहीं रहते। बहुत सारे कनेक्टेड भी रहते हैं, बट कई सारे लोग नहीं कनेक्टेड रहते। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? इसमें हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है जानने-समझने से? नहीं जानते हैं तो क्या नुकसान है? देखिए, अगर मैं इसको शुरू से क्लियर करता चलूँ तो आपने जो एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शब्द ही बना है ज्योति शब्द, प्रकाश। मतलब आपके लाइफ पे ये एक प्रकाश डालेगा। ऐज़ ए लाइक जैसे हम गाड़ी से चलते हैं, तो गाड़ी से आगे हमारी लाइट जो है रास्ता दिखाती है। रास्ता नहीं बदल देती है, गड्ढा है देख लो, संभल के चलो। पहला फोकस वर्क। दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं और अपने बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। ज्योतिष दुनिया का सबसे पुराना वो साइंस है जो ये कहता है कि केवल हम मतलब यही आसपास की चीजों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ऊपर भी कुछ ऐसा है जिसकी एनर्जी से हम प्रभावित हो रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि ज्वार भाटा जो आता है वो चंद्रमा से प्रभावित, इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या। तो जब समुद्र के पानी पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो हमारी भी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई, उसमें पानी भी एक एलिमेंट। अगर चंद्रमा समुद्र के पानी पे प्रभाव डालता है तो हमारा भी जो शरीर है ये 75% वाटर से बना है। और आप एक देखिए, आपके शरीर से जो यूरिनरी चीजें मतलब यूरिन से या पानी जो निकल रहा है, चाहे आपके आंसू हो, सब नमकीन है। जो कंटेंट बनता है समुद्र के पानी के आपके बॉडी का लगभग एक जैसा। इसका मतलब अगर समुद्र का पानी चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है तो आपके बॉडी का भी पानी प्रभावित। ऐसे केवल चंद्रमा ही नहीं, जो 9 प्लैनेट्स की से है तो 7, लेकिन एस्ट्रोलॉजी 9 कहती है। जो ये 9 प्लैनेट्स की परिकल्पना है, सोच है, थॉट प्रोसेसिंग, वो आपके बॉडी पे पूरा इम्पैक्ट डालती है। इसी का एक व्यवस्थित अध्ययन जो है वो ज्योतिष है। पहली चीज। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, जब कभी भी कोई आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाता है और अगर उसका प्रेडिक्शन नहीं सही जाता तो लोग बोलते हैं ज्योतिष सही नहीं। ये चीज में थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। अगर आप एक छोटे शहर में रहने वाले हैं, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको देखा आप ठीक नहीं हुए, तो कहा जाता है बड़े शहर जाइए।
फिर वहां भी नहीं ठीक हुए तो बोला जाएगा दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, विदेश जाइए। यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि मेडिकल ठीक है, डॉक्टर नहीं ठीक है। लेकिन एक बारीक अंतर है ज्योतिष में, आप देखेंगे अगर किसी का प्रिडिक्शन सही नहीं गया तो लोग ये नहीं कहते कि ज्योतिषी खराब। भाई वो मैथ है ना, हो सकता है उसका प्रिडिक्शन ना सही जा रहा हो, वो कैलकुलेशन ना कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे तुरंत जानते हैं, एक माइंड सेटअप क्रिएट करते हैं कि ज्योतिष खराब है। और ये जो माइंड सेटअप है, इस माइंड सेटअप ने सबसे ज्यादा ज्योतिष को नुकसान दिया है, एक चीज। दूसरी चीज, अब तो तब भी बहुत चीजें अच्छी आ गई कि हम लोग कैलकुलेशन बहुत अर्थों में मतलब कंप्यूटर आ गया, पंचांग आ गया, ग्रहों की चाल का एक ऑथेंटिक आधार आ गया। पहले क्या होता था, बहुत कम। पहले ज्योतिष, आज से 20 साल पहले ज्योतिष काफी अर्थों में इसलिए पीछे था, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते कैसे बताते थे? कि पोस्टमैन आया था और उसी टाइम ये बच्चा पैदा हुआ था। पिताजी हमारे स्कूल गए थे, वो छुट्टी हो गई थी तो आए थे, ट्रेन गुजरी थी। कल मेरे पास एक आदमी आया था, उसने कहा कि हमारे यहाँ 7 PM के आसपास एक ट्रेन जाती है, उसी के पास मैं पैदा हूँ, यही मेरी माँ बताती है। तो आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, लोग रियल टाइम नहीं दे पाते, उसके कारण से प्रॉब्लम। प्लस घड़ियां जो होती थी, पता आज के टाइम में आप घड़ी जो है वो ऑटोमेटिक मिल जा रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, दीवार में जो घड़ी लगी रहती थी उसको मिलाना पड़ता था। और रेयर आदमी की घड़ी जो होती है ऑन द टाइम होती है। तो ज्योतिष जो है, पहली चीज तो ये प्रधानता है कि ये आपके जीवन पर प्रकाश डालेगी, एक ठीक चीज है। क्लियर हुआ कि आपका रोड मैप क्लियर करेगी। दूसरा ये हुआ कि ज्योतिष को आप किसी ज्योतिषी से ही केवल मत देखिए, ये आदमी का अध्ययन करती है और वो बताती है कि ये आदमी इस क्षेत्र में जाएगा। और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला विज्ञान है जो आपको ये बता रहा है कि आप कहीं और से भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बड़ा साइंस है इस पे। और एक चीज, दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए, हजारों लाखों वर्ष से या हजारों वर्ष से मैं कह दूं, ज्योतिष अपने आप को सरवाइव कर रहा है। पिछले 200 वर्ष से बता दीजिए कौन सा ऑर्गेनाइज वे है कि इसका अध्ययन किया जा रहा है। पता है आपको, 2-4 किताबें लेकर एक आदमी ज्योतिष बन जा रहा है। कोई ऑर्गेनाइज वे में अध्ययन नहीं, लेकिन तब भी आज पूरी दुनिया में जितने विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर, बहुत से हर जगह ज्योतिष किसी न किसी रूप में सरवाइव कर रहा है और एक इंडिविजुअल रूप से सरवाइव कर रहा है। और एक चीज होता है, हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं, लायर भी आते हैं, ये ठीक है। ये नहीं मानते तो इनमें मानने वाले भी हैं और वो लोग आते हैं, दोनों पर। लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा एज ए ज्योतिषी कि दुनिया को चाहिए कि नॉन ऑर्गेनाइज वे में जब इतना काम करने के बाद भी ये हजारों वर्ष से सरवाइव कर रहा है। और इसने 9 प्लैनेट की चर्चा की, वो सारे प्लैनेट एज इट इज हैं, उनकी एनर्जी प्रभावित कर रही है और इसको साइंस नहीं नकारा। और जैसे आपने कहा कि युवा नहीं युवा धीरे धीरे इस पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं नहीं बढ़ रहा। आज आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देखेंगे जो ज्योतिषियां और सब युवा हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरी। और सुनिए, भारत के उसमें रोजगार देने में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐप्स निकल रहे हैं, बहुत सारे आजकल। ये बहुत बड़ा रोजगार भी दे रहा है। और दूसरी चीज, मैं एक अपना एक्सपीरियंस करता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी बहुत निराश होकर आता है, कहता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। यदि एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नहीं, 2 महीने के बाद चीजें ठीक हो जाएगी। पता, बहुत सारे लोग सुसाइड या भागना या डाइवोर्स लेने की सिचुएशन में खड़े रहते हैं। और वो उस 2 महीने की जो गैप को वो जब पूरा करते हैं तो आपको पता है टाइम अपने आप में बहुत बड़ा बना। ठीक है, अब हम इस बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली भी उसको ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली एक ऐसा सहयोग है समाज को कि जो आपको ताकत और सहयोग करता रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर ने काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई और यही सर की खासियत भी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजर अंशुल त्रिपाठी, तो आपको इनके बारे में बहुत सारी डिटेल खुद ही पता चल जाएँगी। तो जितनी भी बातें करते हैं सर बहुत प्रैक्टिकल रहती हैं, सिर्फ़ ऐसा नहीं रहता कि वो हवा-हवाई बातें हों, किताबी बातें हों, बहुत प्रैक्टिकल रहती हैं। तो इनका काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस और रिसर्च ये साबित करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम सर के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। सर एस्ट्रोलॉजी फ़ील्ड में कैसे आए? कैसे शुरुआत हुई? और सर का बचपन वगैरह कैसा रहा? कहाँ पे बीता है?
तो उसके बारे में सर थोड़ा सा मुझे बताइए, शुरुआत कैसे हुई जन्म से लेकर जो भी आप मोटा मोटा बताना देखिए, चाहें। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि लोगों की रुचि भी इस चीजों में उतना नहीं रहती, ज्योतिष में है, उस पे आता हूँ। लेकिन आपने पूछा, देखिए हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ जो ज्योतिष, अध्यात्म, दर्शन पे पहले से रिसर्च होता है। और हमारे पुरफादर जो रहे हैं वो सारे लोग मतलब अच्छे विद्वान रहे। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है वो एस्ट्रोलॉजी से, अध्यात्म से जुड़ा रहा है, बहुत अच्छे से जुड़ा रहा। लेकिन जहां तक रही मेरी बात अगर की जाए तो ये बात 2002 के आसपास होगी। हमारी सिस्टर के पास एक पॉमिस्ट्री की बुक थी। तो पॉमिस्ट्री की बुक नहीं थी, नोट्स था। तो मैंने जब उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उस रेखाओं पे काम किया, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें कनेक्टेड हो रही। तो बचपन से मेरी आदत थी चीज़ों को लॉजिकली लेना। जैसे आपने कहा ना, युवा नहीं मानते, तो हम भी उसी में जाएँगे। हम भी नहीं मानते। हम भी ब क्योंकि जब कभी भी किसी चीज़ में लॉजिक ना हो, तो हम नहीं मान पाते। सही बात। तो जब हमने उस पे काम किया, जब अध्ययन किया, तो मैंने बहुत डीप जाके अध्ययन किया। कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल भी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे उसमें एक उसमें टॉपिक लिखा था कि जो जितने भी आप देखेंगे जानवर, जिनके पास माइंड सेटअप ज़्यादा है, जैसे मंकी, डॉग्स, इनका अपना ब्रेन पॉइंट जानवरों में ज़्यादा है। तो आप इनकी फिंगर्स देखेंगे कि इनके पास प्रॉपर फिंगर पाई जाती है थोड़ी-थोड़ी। सबसे ज़्यादा बंदरों के पास फिंगर पाई जाती है। आप ज़्यादातर उन जानवरों के पास देखेंगे जिनके पास बुद्धि ज़्यादा है, उनके पास हाथ का थोड़ा विकास है। जिन जानवरों के पास एकदम बुद्धि कम है, उनके पास हाथ का विकास नहीं। हाथ का मतलब चलते 4 से हैं, लेकिन 2 पैर है, 2 हाथ है, आगे का हिस्सा। बंदरों में आप देखेंगे फिंगर्स पाई जाती है। तो अंगुलियों का हाथ की बनावट, जैसे मैंने मैंने काम किया तो मैंने देखा कि जो लोग जीवन में ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ की बनावट, और जो लोग जीवन में लग्ज़री ज़्यादा, कुछ तो ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में सब कुछ है, बच्चा मेंटल है नहीं, उसका नहीं, लेकिन आप हाथ देखेंगे अच्छा है। रीज़न क्या है? सारी सुख-सुविधा का उपभोग कर रहा है। आप खुद जाके प्रैक्टिकली देखिए। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जब मैंने देखे, और रेखाओं का इम्पैक्ट जैसे बहुत सारी तो मेरी खुद की, जैसे मैंने खुद काम किया, जैसे जेल रेखा है, अच्छे-अच्छे लोग जेल में चले गए। और मैंने खुद प्रिडिक्शन किया है, और रेखा है वो काम करती है। एक्सीडेंट की रेखा है, बच्चों की रेखा है, ये वाक़ई में काम करती है। बस इसमें क्या है कि आप, और एक चीज़ मैंने और देखा है, एक्सपीरियंस। आज से 10-15 साल पहले मैं इतने दावे से ये बातें नहीं कह पाता। अब जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और वास्तव में पहले लगता था कि लॉजिक ही इम्पोर्टेंट, नहीं, लॉजिक के साथ वो समझ में आता, चेहरा देख के, मतलब कई चीज़ें एक साथ मिल जाती है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई, और धीरे-धीरे फिर मन लगने लगा। तो हमारे नाना जी थे, उन्होंने नाना जी पंडित बाचस्पति त्रिपाठी, बड़ा नाम है, उनसे मैंने ज्योतिष सीखा। फिर एक हरिलाल चाचा जी थे, वो भी व्यवसायी थे कपड़े के, उनके साथ मैंने समय दिया। और एक नीलय जी हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसे कई लोग थे, शंकर सर, मतलब मिलते गए और कारवां बनता गया। और इस समय तो सैकड़ों की संख्या में हमारी स्टूडेंट होंगे जो अच्छा प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और कुंडलियाँ भी बहुत सारी बनी, तो धीरे-धीरे सफर यहाँ तक आके पहुँच गया। अच्छा, मतलब इसको जैसे किसी कोई ज्योतिष फैमिली से नहीं है, कहने का मतलब है वो तब भी इन चीज़ों को सीख सकता है, हाँ, इसमें करियर बना सकता है। अरे! हमारी जो पता है ना स्टूडेंट्स हैं, उसमें तो 99% या 98% का बैकग्राउंड नहीं है। तो देखिए, ज्योतिष एक कैलकुलेशन है भाई। और या एक चीज़ मैं इस पे और ऐड ऑन कर देता हूँ। हम मेरा जो अपना मामला है, और फिलहाल एक विद्वान का वक्तव्य है, मैं वो वहाँ से उठा के इसको बोल रहा हूँ। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में, आप जैसे आपने खुद यहाँ तक पढ़ाई की होगी या सब किए होंगे, हम ज़ीरो का तो पता पा जाते हैं कि कहाँ से ज़ीरो पैदा हुआ, भारत ने दिया। लेकिन 1 से 9 नंबर आपको नहीं मिलता है। जैसे किसने पैदा किया, कहाँ से ये ये नहीं मिलता है। उस आदमी का वक्तव्य है कि 1 से 9 की अगर चर्चा कहीं पे होती है, तो वो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में होती है। और एस्ट्रोलॉजी संस्कृत में है, इसीलिए संस्कृत के जो शब्द हैं, वो पूरी दुनिया के नंबर से मिलते हैं। जैसे नवम 9, अष्टम 8, सप्तम 7, भाई ये संस्कृत का है ना। देखिए अंग्रेजी से मिल रहा है, हिंदी से भी मिल रहा है, अष्टम 8,
सप्तम सात षष्टम से, तो ये संस्कृत से उठा के पूरी दुनिया ने, और संस्कृत में सबसे पहले 9 शब्द कहाँ से आया? भाई ज्योतिष 1000 साल, 2000, 3000, 5000 साल से जिंदा है। चाहे जहाँ की सभ्यता ने खुदाई की होगी, सब जगह से आपको लगभग ज्योतिष के साक्ष्य मिले हैं। चाहे वो आप देखें हड़प्पा की खुदाई, वहां पे भी मिले, सिंबल मिले। तो ज्योतिष हमेशा 9 ग्रहों की बात करती है, इसका मतलब 9 नंबर कहाँ से आए? किसी विद्वान की बात है, हमको लॉजिकली लगी कि पूरी दुनिया को नंबर, सबसे पहले नंबर दिया, कैलकुलेशन दिया, तो किसने दिया? ज्योतिष। और ये ऐसा नहीं है, बहुत डीप विषय है, बस समस्या दुख इस बात का है, मैं एज एस्ट्रोलॉजर कहूंगा, कि जैसे मेडिकल पे, ऑर्गेनाइज वे पे अरबों रुपया खर्च करके मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी दवाएं बन रही हैं, बाद में 20 साल बाद पता चला वो दवा नुकसान कर रही थी, हम लोग बंद किया जा रहा है, तो उसमें भी ड्रॉबैक है, समस्याएं आ रही। इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में एस्ट्रोलॉजी पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। और अगर एस्ट्रोलॉजी पे किया जाए, तो जो इतने सालों से सरवाइव करता चला जा रहा है और उसके बहुत सारी चीजें कैलकुलेटिव वे में है, तो डेफिनेटली उसमें एक नया दौर आ सकता है, एक नई दिशा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती तो सर जैसा आपने बताया कि इसको सीखा जा सकता है, एक करियर की तरह लिया जा सकता है, जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो अगर कोई सीखना चाहता है, तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए पहले से सीखने के लिए? और अगर सीखना चाहता है तो क्या टाइम पीरियड उसका लगभग लगेगा? जैसे कोई बीएससी करता है तो 3 साल, एमबीबीएस करता है तो 5 साल, बीटेक करता है तो 4 साल। एस्ट्रोलॉजी में कितना समय देना पड़ेगा वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाए, वो प्रोफेशनल तौर पे काम कर पाए? क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जी ऐप भी आ गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल फर्जी चल रहे हैं। जैसे आपने शुरू में बताया 4 किताबें पढ़ ली एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि इसमें लोग ढंग से कोई सिस्टमैटिक पता नहीं कि कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और लोगों को भी नहीं मालूम कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे हम खोजें। हम फ़ेसबुक पे देखते हैं, वो बैठे रहते हैं लाइव चैट करते रहते हैं, बोलते हैं ₹50 ऑनलाइन करिए, फिर वो देख के बताते हैं, अब सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, किसी को नहीं पता। क्योंकि बहुत सारी साइकोलॉजी भी ऐसी होती हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं या आप उनसे पूछ लीजिए तो लोग वही जवाब देंगे। तो कुछ लोगों को वो भी पता रहता है, उससे भी अपना काम चलाते रहते हैं। तो एक ऑथेंटिक तरीका क्या है और कितने समय में इसको सीखा जा सकता है? है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज्योतिष जादू नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक। जैसे अभी आपको हमने कहा हाथ की बनावट, कि जो हाथ की बनावट होती है वो कैसे अलग डिफरेंसेस अंदर ले आती है, तो वो जो हाथ की बनावट आदमी को अलग करती है, उसको आपको, किताबें तो खूब रखी हैं कि 6 तरह के हाथ होते हैं, प्राथमिक हाथ है, दार्शनिक हाथ है, कलात्मक हाथ है, उनसे आपको मिलेगी। सब तरह की चीजें पढ़ा देने में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से गुरु मिल गए तो 2 ढाई 3 महीने लगे, लेकिन उसको मिलाना और मिला के फिर उसको अच्छे प्रेडिक्शन की तरफ ले जाना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। और इसको मैं इंडिविजुअल मतलब समय में बात पाऊं, ये थोड़ा सा नहीं संभव है। कारण क्या है? जो तेज आदमी है, तो जल्दी से सीख लेगा। एक मोटा-मोटा लेके चलते हैं, अगर कोई 2 साल देता है हाँ, समय। तो ठीक है, 2 साल में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, अर्निंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो आजकल एक ये भी ऑप्शन है, जैसे करियर की तरह बहुत सारे हम लोग ऑप्शन जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर बन के भी अ, हम चीज़ें सीख सकते हैं, उसमें करियर बना सकते हैं। अब अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा है कि हम एस्ट्रोलॉजर सच में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो उसको सर की अपने इंस्टीट्यूट भी है, सिखाते भी हैं आप। हाँ, तो पहले आप सीखिए, खुद देखिए, अपने बारे में चीज़ें जानिए, पढ़िए। जब आपको उस पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं, हमारे लिए तो काम कर रही हैं, तो 4 लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो आगे पहुँचाया जा सकता है। तब आप उसको एज़ अ करियर लीजिए। पहले अपने आप को प्रैक्टिस करिए। देखिए, ये तो सही है कि भाई आपको कोई भी, जैसे आप डिश बनाते हैं, तो जो अच्छे कुक होते हैं पहले चख लेते हैं, या कोई बगल ऐसा खड़ा आदमी होता है उसको चखाते हैं, जिनको स्वाद की समझ होती है, तो वो कहता नहीं स्वाद अच्छा है, इसको आगे बढ़ाए। तो कोई भी ज्ञान आप लेते हैं तो उसको अनुभव से पकाइए, 100% पकाइए। अगर नहीं पकाते हैं तो आप गलती करेंगे, और पकाना बहुत जरूरी। ठीक है, हाँ, नहीं पकाते हैं तो समस्या है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये मुझे बताइए, जैसे आपने अभी बीच में चर्चा की कि जिनका बौद्धिक विकास हुआ रहता है, जानवरों की भी अगर हम देखें,
तो उनके हाथ की संरचना सही ढंग से होती है, ठीक है? तो मैं पर्सनली हाथ दिखाने में विश्वास उतना नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने आज तक कभी हाथ नहीं दिखाया किसी को, फैमिली वगैरह वाले मानते हैं, ठीक है? तो एक इंसान का हाथ देख के क्या-क्या चीज़ें जानी जा सकती हैं? एक एस्ट्रोलॉजर क्या चीज़ें बता सकता है हाथ देख के? देखिए, जैसे ये तो विषय बहुत बड़ा है, हम लोग एक घंटे में तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन मैं छोटी-छोटी कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपका हाथ है, सिंपली मैं कहूँ, आपकी उँगलियाँ लंबी, उँगलियाँ आपकी लंबी हैं, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपकी उँगलियाँ लंबी। जब कभी भी लंबी उँगली आप पाएँगे, तो वो आदमी रचनात्मक आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और बारीकी है, लंबी के साथ अगर वो मोटी है, तो रचनात्मकता जो है वो ज़्यादा वो है, मतलब भीड़ वाली है, और जैसे क्रोधी टाइप की, या थोड़ा-सा वो उस तरह से, जैसे आप देखते होंगे ना कुछ लोग दंगा करने में, इस करने में रचनात्मकता उसमें भी लगती है भैया, ऐसा नहीं है। सही बात। लेकिन जिनकी पतली और लंबी है, वो कलात्मक रचनात्मक, जैसे आपकी फिंगर है। जैसे जो अंगूठा होता है हमारा, हमारे बारे में बहुत सूचना देता है। जैसे आपका अंगूठा है, ये लंबा है। कंपेयरिंग आप देखेंगे, ये लंबा है और ये लंबाई यहाँ पे जैसे 2 तरह, ये गोला हो जाएगा या थोड़ा छोटा हो जाएगा। जिनका अंगूठा लंबा जा रहा है, ये मान के चलिए सरल है, अच्छे हैं और मतलब जीवन को जीना जानते हैं। अगर यही गोलाई आई, तो जिद इतने हद तक है कि उनके दिमाग में अगर बात घुस गई, तो अपराध तक जा सकते हैं। कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है, ये हाथ से इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें हो गई, मतलब उनका बिहेवियर, हाँ, उनका नेचर कैसा है ये जान सकते हैं। नेचर जान सकते और क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं हाथ हैं। अब देख के? देखिए, जैसे ये हो गया हाथ की बनावट के हिसाब से जानते एक हैं। चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप में भाग्य की रेखा नहीं है। ठीक है, हाथ देख के ही करियर का भी आई थिंक पता चलता है। नहीं, हाथ देखकर एग्ज़ैक्ट कैरियर बताना। देखिए, पॉमिस्ट्री दुनिया के सब 2 कारण है पॉमिस्ट्री में समस्या आने की। एक तो सबसे बड़ा कारण, जब मैं अपना अनुभव बताता, जब मैं छोटा था तो मैंने पॉमिस्ट्री में ही शुरुआत की। छोटा होने के नाते ना आम आदमी भी कहीं भी मिलता था, हाथ आगे कर देता था। देखिए, इस एक छोटी हरकत ने पॉमिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आदमी सीखना नहीं चाहता। देखिए, बहुत लॉजिकल, मैं एकदम प्रैक्टिकल कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, सीखना नहीं चाहता। लेकिन ईमानदारी से बताएं कि रेखाओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाएगा, तो वाकई में ये काम करती है और खूब अच्छे से काम करती है। लेकिन ये समग्र रूप से, सूक्ष्म रूप से आप इस पे मेहनत करिए, काम करिए, ये प्रतिफल देंगे। जैसे हम अपने हाथ से, आपके हाथ से बताते हैं, इसमें जो जीवन, जैसे आपने कहा भाग्य रेखा नहीं है, तो आदमी के पास भाग्य रेखा ना, भाग्य का भी अलग-अलग रूप है। जैसे जीवन है, तो अब ये बताइए, कोई आदमी अगर जीवित ज़्यादा रहेगा, तो डेफ़िनेटली वो तो खाएगा, रहेगा ना। तो इसका मतलब जीवन रेखा भी कुछ न कुछ आपको भाग्य दे रही है। भाग्य क्या क्या मतलब समझते हैं? भाग्य मतलब है कि आपको जो चीज़ें चाहिए, मिलेगी। मिले। अगर आपके पास जीवन रेखा है, आप जीवित रहेंगे 80 साल, तो 80 साल कैसे जीवित रहेंगे? खा के और खा के रहे। रह के तो करेंगे ना। इसका मतलब जीवन रेखा भी अपने आप में एक लोअर भाग्य रेखा है। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा मतलब समझ है, तो इसका मतलब समझ कहाँ से आएगा? अकेले कमरे में तो नहीं आएगा ना। दुनिया और समाज मिलेगी तभी तो आपको समझ देगी। इसका मतलब आपके पास रिलेशनशिप है। तो ये रेखाएँ जो होती हैं, इसको आप केवल भाग्य रेखा से नहीं, तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे भाग्य रेखा नहीं है, जीवन नहीं, गलत बात। उनको काम करना पड़ेगा और मेहनत करना, और रेखाओं का ग्रोथ जो है वो समय के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता एक चीज़ मुझे इसमें बताइए, जैसे बहुत सारे युवाओं का ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके लिए करियर कौन-सा सही है? कन्फ्यूज़्ड भी बहुत रहते हैं। कुछ लोग अपना फिक्स कर लेते हैं, उनको तो पता है, अपना करते चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना फ़ील्ड बार-बार चेंज करते रहते हैं। कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अलग-अलग करियर ऑप्शन देखते रहते हैं, तो उनके लिए सही कौन-सा करियर है, है। हाँ, कैसे फाइंड कर मैं सकते हैं? थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन हाँ, हाँ, करता हूँ। बिल्कुल आराम से। देखिए, करियर की जो बात रही, जो जैसे ज्योतिष में हम इसको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। पहले क्या होता था कि जो पुराने वैद्य होते थे, वो नाड़ी पकड़ के एग्ज़ैक्टली बोलते थे, कल आप क्या खाना खा के आए और उससे आपको ये बीमारी। आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं, मुझे मिले। मैंने देखा है कि नाड़ी पकड़ के बता देते थे क्या खाए हैं,
क्या बीमारी है। उस बीच में एक घटना घटती थी जिसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सी चीज़ें डिसाइडेड होती। जैसे हर चीज़ अपने मौसम में मिलती थी और आदमी उसको खाता था। उससे ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होती थी और स्थान विशेष पे ही वो चीज़ पैदा होती थी। तो जैसे आप ठंडे एरिया से आए हैं, तो आपके चांसेस है ठंडे वाली बीमारियाँ। तो आदमी जब आपसे पूछता था कहाँ से आए हैं? लेकिन आज का जो टाइम है, वो इस प्रक्रिया को गलत कर देता है। क्योंकि रीज़न कोई भी फल कभी भी मिलता है। हर चीज़ हर जगह मिल गई, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने देखा होगा आयुर्वेद की ये विधा काफ़ी तेज़ी से गिरती चली जा रही है। नाड़ी अब कोई नहीं देख रहा है। इसलिए नहीं देख रहा है कि आप आइसक्रीम खा के ठंडे हुए हैं कि अमरूद खा के हुए हैं, ये दोनों का डिफरेंशिएट करना अब पॉसिबल नहीं है। आज आप यहाँ बैठे हैं लखनऊ, कल आप कश्मीर चले गए, परसों आप चले गए राजस्थान, कहाँ आप टहल रहे हैं और अपने घर में ही आपने टेम्परेचर नीचे कर लिया या ऊपर कर लिया, तो ये समस्या बढ़ी है। तो ये एग्जाम्पल देने का रीज़न क्या है कि आज के टाइम में जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा, आपके अंदर कौन-सा गुण है, उसकी बात करता है। जैसे अक्सर मैं कई बार बोलता हूँ कि आदमी टेक्निकल है। मैं बोलता हूँ कि इसकी कुंडली टेक्निकल है, तो सामने वाला बोलता है ये तो मेडिकल में है। अब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे का नहीं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जो लैब में जाके रोग को पकड़ रहे हैं, मेडिकल के साथ टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही, पूरा हो रही। अब समस्या यही ज्योतिष की आ चुकी है कि जो और पहले भी यही था। ज्योतिष को आप ऐसे मत पकड़िए, वो आपको कहेगा कि आप एमबीए होइए या इंजीनियर होइए या मार्केटिंग। वो आपके अंदर एनर्जी बता सकती है बस। उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि जैसे आप टेक्निकल हैं, शनि, मंगल और राहु, ये टेक्निकल प्लैनेट है। वो दिख रहे हैं और हमने कहा आप टेक्निकल हैं, तब हम अगली थॉट प्रोसेसिंग क्रिएट करते हैं कि आप जाके बीटेक करिए, ठीक? लेकिन डॉक्टर भी ऐसे-ऐसे निकल रहे हैं, जैसे मेडिकल में जितनी टेक्नोलॉजी हुई है, वो डॉक्टर भी रहे हैं और साथ में उनका माइंड सेटअप क्या रहा है? टेक्निकल रहा है। तो उन्होंने उसको जाके कर दिया। आजकल आप देखते होंगे बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वो ज़्यादा बड़े डॉक्टर हो गए। हाँ, हाँ। इसका मतलब उनके मेडिकल के साथ-साथ जो मीडिया पे या टीवी पे प्लैनेट होता है, राहु और शुक्र, वो भी एक्टिव हो रहा है, इसलिए वो डॉक्टर के साथ-साथ। तो हो सकता है हमारा स्टेटमेंट है कि भैया आप हाइलाइट होने वाला काम करिए, बोले ये तो डॉक्टर हैं। तो ये एक समस्या आ रही है आज। कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजी हाँ, एनर्जी बताती है। डायरेक्ट आपको ये नहीं बताएगी कि आप डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, हाँ, वो आपको एक आपकी इनर क्वालिटी बताएगी, एग्ज़ैक्टली। है ना? जैसे मान लेते हैं किसी का बोलने का तरीका अच्छा है, हाँ, तो उसमें ये बता सकता है कि आप वक्ता अच्छे बन सकते हैं, अब आप चाहे पॉलिटिशियन बनिए, चाहे मोटिवेशनल जैसे मरकरी है, वो बहुत अच्छा वक्ता है। वही टीचर भी है, वही जो है कॉमेडी जाके कर ले रहा है, वही संवाद फ़िल्मों में कर रहा है, वही लिख भी रहा है, वही फाइनेंस भी देख रहा है। जैसे आप हैं, फाइनेंस से जुड़ी वीडियोज़ बना रहे हैं, तब भी मरकरी। आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी मरकरी। तो ये जो समस्या है, इसको समझना होगा। तो ज्योतिष आपकी जो मदद करता है, देखिए ज्योतिष अकेले नहीं गलत है। ज्योतिष से लोग एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। भाई, जो हमारे पास लोग जानते हैं क्या आता है? कुंडली खोलिए, देखिए हम करोड़पति कब बनेंगे? ये क्यों प्रश्न पूछते हैं? आप पूछिए कि मेरी एनर्जी किस क्षेत्र में जा रही है? मेरी एनर्जी अभी कैसे वर्क कर रही है? इसको कैसे और क्लीन देखिए ज्योतिष का जन्म जो हुआ, हमने बात वहीं से शुरू की थी, प्रकाश। प्रकाश। तो ज़्यादा खराब रास्ते के लिए हम वो कार आपको कहेंगे यूज़ करिए कि जो खराब रास्ते में ज़्यादा सर्वाइव करे, जिसके पहिए बड़े। ज्योतिष सलाह देता है, सहयोग करता है। अब उसमें भी जो रेमेडीज़ यूज़ की जाती है, वो रेमेडी और कुछ नहीं है। उसी एनर्जी को बूस्ट अप करना, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको फ्लैश करना, ये काम है ज्योतिष का। हुँ, हुँ, ठीक है। एक चीज़ मुझे इसमें बताइए, मोटा-मोटा बताइएगा पॉइंटर वाइज़ कि जैसे हाथ है, तो हाथ की लकीरें देख के क्या-क्या चीज़ें देखी जा सकती है, पता लगाई जा सकती है। दूसरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ से एक ह्यूमन की, एक आदमी की क्या-क्या चीज़ें पता चल सकती हैं।
इन दोनों को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करके बताइए? देखिए पॉमेस्ट्री जो है, पॉमेस्ट्री का जो विज्ञान है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन की जगह ज़्यादा है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, उसका जो एरिया है वो बड़ा है और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि पॉमेस्ट्री सिमटती जा रही है। रीज़न क्या है? आपको पता है ना हर आदमी हाथ फैला देता है। तो इस नाते ज़्यादातर आदमी बोलते हैं हम हाथ देखना नहीं जानते और जब काम नहीं होगा जिस एनर्जी पे, वो नहीं बढ़ेगी, तो पॉमेस्ट्री सिमटती चली जा रही है। इवन मैं भी बहुत बचता हूँ कि मैं हाथ ना देखूँ। और एक समस्या और आती है, जब आप अपना हाथ हमारे हाथ में देते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी मेरे पास आती है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, इससे भी हम बचना चाहते हैं। हाँ, ज़्यादातर आप देखेंगे इसको आप देखिए एनर्जी बहुत वर्क करती है। इसी कोरोना टाइम ने सबने को बता दिया ना कि किसी से कोई हाथ नहीं मिलाए। देखिए, यही हुआ ना, विज्ञान ने कहा ना भई हाथ ना मिलाइए, 2 इंच की दूरी पे बात करिए और नमस्कार करिए। यही चीज़ गहरे अर्थों में पहले से ऋषि मुनियों ने जाना कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो पॉमेस्ट्री से तो इसलिए भी लोग बचते हैं भैया, हम भी बचते हैं कि किसी का हाथ को जब पकड़ते हैं, तो उसकी एनर्जी वर्क करती है। मेरी भी ट्रांस एनर्जी है, ऊर्जा तो तार से तार मिल गया तो एनर्जी इधर-उधर जानी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं न कहीं से हम और आपने जो कहा क्या जाना जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। जब आपके हाथ में ये सूर्य रेखा आएगी, ये रेखा होती है मिडिल फिंगर, तो आप फेम पाएँगे ही पाएँगे। 100% फेम पाएँगे। वो ज़्यादा कटी होगी तो बदनाम वाला फेम पाएँगे और नहीं कटी होगी तो नाम वाला है। ये अंतर आएगा। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ से क्या-क्या चीज़ें जानी जा सकती हैं? जैसे मैं ऐड वगैरह देखता हूँ, ऐड मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं कि प्रभु जी मेरी शादी कब होगी? तो उधर से पूछा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइए, जैसे ही बताते हैं उधर से लिख के आ जाता है। अ, मेरी जॉब नहीं लग रही है, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, वो बता देते हैं कि आपकी जॉब अब तक लग जाएगी। मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरी शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और बता देते हैं कि आपकी शादी अगले साल इतने महीने में होगी। कि वही मैं जानना चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से क्या-क्या चीज़ें पता चल सकती हैं? डेट ऑफ बर्थ से पहले इसमें भी थोड़ा क्लियर कर दें आपके इस प्रश्न में। क्लियर ये करना है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे आपने पूछा कि मेरी शादी कब होगी? तो ज्योतिष यहाँ तक अनुमति देता है कि यहाँ टाइमिंग है कि आपकी शादी होने की पूरी संभावना है। ज्योतिष संभावना का पूर्ण विज्ञान है। जैसे मौसम विज्ञान का था बारिश होगी और शादी में भी समझिए जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे जिसमें शादी का अध्ययन किया जाता है या शास्त्र पढ़ेंगे तो शादियों के प्रकार समझते हैं कितने हैं? 6 से 7 कई तरह की शादियां होती हैं। गंधर्व विवाह है, देव विवाह है और कई ऐसी शादियां। तो हमने बताया ना देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बहुत टफ होती जा रही है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत डीप रिलेशनशिप में रहना शुरू कर लिया जैसे आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में है कहीं है तो साथ रह रहे हैं ये भी तो काइंड ऑफ मैरिज है। लेकिन लोग समझते हैं कि जिसमें बारात जाए और मंडप में शादी हो तो केवल प्लानेट इसको नहीं कहता है। प्लानेट जुपिटर के नाते धार्मिक भले जोड़ दे लेकिन जुपिटर ही अकेले शादी नहीं कराता, मंगल वाली अलग शादी है, राहु वाली अलग शादी है, सबकी अलग शादियाँ। तो ज़्यादातर तो आदमी सब आपसे बोलेंगे कि भाई आपके तो शादी की योग चल रहा हो, बोलेगा कहीं नहीं शादी हो रही है और 2-2 गर्लफ्रेंड वो सर्वाइव कर रहा है। हुँ। हाँ, ये तमाम ऐसी समस्याएँ भी हैं। तो जैसे कोई साथ में रह रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए थी, फिर साथ में रहता, वो तो संयोग हो रहा है ना, जो उसने नहीं किया। शादी कर लेनी चाहिए, जो शादी है, वो अप्राकृतिक व्यवस्था है। अप्राकृतिक मतलब समाज ने बनाया। जैसे समाज क्या करता है कि 2 आदमियों को 10 लोग मिलके मंत्रों के माध्यम से बाँटा गया कि भाई अब आप लोगों की शादी हो गई। ठीक, अब आप साथ रहिए। 2 लोग साथ रह रहे हैं, केवल उनको मंत्रों से ही तो नहीं बाँधा गया है। सही बात। लेकिन एनर्जी वाइज़ अब वो दोनों पास हैं। बात समझिए। ये बहुत बड़ा मिथ और बहुत बड़ी समस्या नहीं, है। सही बात। और जैसे आपने जॉब का कहा, जॉब में भी जान लीजिए कि जॉब में मतलब जैसे छोटी जॉब को लोग कंसीडर ही नहीं करते। कहेंगे अरे कौन-सी नौकरी हुई? जबकि ज्योतिष ये कहता है कि जब आप किसी के अंडर में काम करना शुरू कर देंगे, तो गहरे अर्थों में वो जॉब हो गई। तो कुंडली में कहीं लिखा ही नहीं है कि मतलब ज्योतिष शब्द में लिखा नहीं है
और जैसे गवर्नमेंट आजकल तो लोग पूछते हैं कि हमारी यहाँ पे जॉब लगेगी, वहाँ जॉब लगेगी, जैसे विदेश एक योग बनता है। जब ज्योतिष लिखा गया था या ज्योतिष हजारों वर्ष पहले की बात है, हजारों वर्ष का विदेश समझते हैं आप? अगर आप दिल्ली से लखनऊ चले गए तो दूसरे देश पहुंच गए। ज्योतिष उस टाइम पे लिखा है। अभी भी घर वाले जैसे जो मम्मी है, ठीक है, तो मम्मी के लिए उत्तर प्रदेश हाँ, विदेश है हाँ, ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। परदेश गए, दूसरे देश गए। हाँ, बिल्कुल गए हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि ज्योतिष को और रिफाइन करके मॉडर्नाइज करके कर रहे हैं लेकिन ये इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और डीप काम करके आपको विदेश का थोड़ा सा ज्यादा वाला दूर वाला विदेश डिफाइन किया जाए, नजदीक वाला विदेश डिफाइन किया जाए और पास वाला, तो उसको हम मॉडर्नाइज कर लेते हैं। भाई आप अपना घर छोड़ के दूर जाइए, लेकिन जब बहुत दूर दिखता है तो बोल देते हैं आप विदेश जाओ। और उसमें भी एक चीज जान लीजिएगा, देश काल परिस्थिति भी आपको समझनी होगी। ज्योतिष के नियम है, देश काल परिस्थिति, डेट टाइम बर्थ। हम लोग मांगते हैं, जब कभी भी किसी कोई कुंडली मांगता है, 3-4 चीजें मांगता है आपसे। क्या? नाम आपका क्या है, देश क्या है, मतलब कहाँ पैदा हुए, टाइम और बर्थ प्लेस। अब जैसे मान लीजिए आप कोरोना के टाइम में किसी कुंडली दिखाते, तो कोरोना के टाइम का ज्योतिषी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप विदेश यात्रा में जाएंगे, नहीं बोलेगा, क्योंकि इस समय देश काल की परिस्थिति विदेश जाने से मना कर। प्योर साइंस है, प्योर काम करने की सोच है, थॉट है। जैसे ज्योतिष का हिस्सा मुहूर्त है, ज्योतिष का हिस्सा मुहूर्त। आप देखते होंगे कि दिसंबर में 15 तारीख से 15 जनवरी तक सारी शादियां क्या हो जाती, सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं, उसको कहते हैं खरमास तक। अभी मकर संक्रांति से शुरू होगा। आप थोड़ा शांत होके सोचें कि इस टाइम में क्या दिक्कत है और फरवरी में शादियां होती उसमें क्या अंतर है भाई। तो आप पाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग मान लीजिए दिल्ली का यूपी है, इस क्षेत्र में रहता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब गिरता है? इसी बीच में। जैसे जुलाई से आप देखेंगे अक्टूबर तक शादियां नहीं हो रही। ईमानदारी से बताइए सबसे ज्यादा वायरल और इन्फेक्शन कब होता है? इसी बीच में होता है। इस समय आप गैदरिंग मत करिए, गैदरिंग करेंगे, जब गैदरिंग करेंगे तो खाना भी अच्छा बनेगा भाई, आदमी मेहमान को तली भुनी चीजें खिलाएगा। तो ये टाइम ऐसा कुछ नियम बना दो कि लोग इकट्ठा ही ना हो मास में, क्योंकि भारतीय कल्चर है शादी विवाह ये। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष जो बना है, ज्योतिष का हिस्सा मुहूर्त, ज्योतिष का हिस्सा वास्तु है। पता है वास्तु जैसे आर्किटेक्ट इंटीरियर एक चीज है, वास्तु इंटीरियर का इतना पुराना है कि वास्तु इंटीरियर में उसमें हर घर हवादार होना चाहिए। आज देखते हैं मॉडर्न भी यही कहता है हर घर में रोशनी आनी चाहिए। एनर्जी वाइज वास्तु पे किसी दिन हम लोग बात करेंगे, उसका एक एक हिस्सा जो है वो साइंस से जुड़ा हुआ। और सोचिए ये लोग हजारों साल पहले सोच रहे हैं कि इतना मॉडर्नाइज वे में, जब पूरी दुनिया में ये थॉट ही नहीं आती। पहले तो घर बन जाए, आदमी हो जाए, शादी हो जाए, कब हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। कल अभी एक जगह मैं बोलने गया था मकर संक्रांति, मैंने कहा मकर संक्रांति के त्योहार मत मानिए। इस ठंडी में जब मार्केट एकदम नीचे गिर जाती है, ठंड से आदमी एकदम ठंड वाला हो जाता है, तो मकर संक्रांति एक त्योहार बन के आता है। वो कहता है आप तिल खाइए। तिल क्या है? ताकत और गर्म। तिल खाइए और साथ में खिचड़ी भी खाइए, एनर्जी थोड़े में लीजिए और सुपाच्य खिचड़ी लीजिए। और ये खरीदने के लिए कहाँ जाइए? मार्केट में जाइए। अब स्वास्थ्य भी ठीक हो, मार्केट, और मार्केट में किसका सामान खरीदिए? किसान का सामान। भाई मकर संक्रांति में किसका सामान बिकता है? किसान में। तो सबसे निचले आदमी को मदद देना है, सबको ताकत देना है। यही नहीं, आप एक चीज देखिए, गौर करिए, अभी जल्दी में मैंने एक रिसर्च पढ़ी, एक अर्चना मैम है, वो एक्यूप्रेशर पे काम करती, उन्होंने कहा कि विटामिन डी जो है अगर वो कम होता है तो हमारे लीवर का फंक्शन नीचे गिरने लगता है। विटामिन डी और लीवर का सीधा संबंध है। ठंडी में जब आदमी बाहर नहीं निकलता है तो विटामिन डी उसकी बहुत नीचे जाती है। और ये जो तिल और ये अलसी की बनी हुई चीजें हैं, इसमें B12 भी पाया जाता है। इससे आप देखेंगे आपका जो विटामिन डी है वो बनने में सहयोग करता है। ये जो चीजें हम लोग मकर संक्रांति पे खाते हैं, ये सहयोग करती हैं। इससे हमारी पाचन और पूरी बॉडी ठीक होती है। इसमें एक जो टेक्निकल मामला हुआ समझिए,
हम लोग बहन बेटियों को जब उनकी शादी हो जाती तो उनके यहाँ खिचड़ी ले जाते। खिचड़ी ले जाते। खिचड़ी ले जाने का मतलब है कि वो सारी चीजें ले जाके उनको पहुंचा दो, जिसमें तिल है, ये चीजें सारी पहुंचा दीजिए। इसमें एक टेक्निकल टर्म, हमारे घर की, अब तो लड़कियां बाहर निकल, पहले लड़कियां कहाँ रहती थी? घर के अंदर। घर के अंदर हाँ। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा विटामिन डी किसका नीचे गिरेगा? जो घर के अंदर रहेगा। तो हजारों वर्ष पहले ये बात समझ ली गई है कि ये तिल वाली चीजें उन लोगों को सबसे पहले पहुंचा दो, क्योंकि उनका विटामिन डी नीचे जाएगा, लीवर फंक्शन डाउन होगा। उनको खिलाओ, जिससे उनका विटामिन डी घर में थोड़ी सी धूप पाने के बाद भी बैलेंस हो जाए। मार्केट भी उठ रहा है, पर्यटन होगा तब भी मार्केट बढ़ेगा भाई। आवागमन बढ़ा, पर्यटन बढ़ा, धार्मिक चीजें हुई, छत पे जाके पतंग उड़ाइए, मतलब विटामिन डी लीजिए, पतंग उड़ाएंगे बच्चे, जाइए पतंग उड़ाइए, चलो बच्चों सब बाहर खेलो, विटामिन डी लो। तो इसको जब आप सोचेंगे समझेंगे ना तो बहुत लॉजिकली पाए। अच्छा, ये जो चीजें अभी आपने बताई बहुत ही प्रैक्टिकल है, हाँ, और यही चीज आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है। मतलब जबरदस्ती कोई चीज आप थोपते नहीं है कि नहीं ये मानना ही मानना है। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा सवाल है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं छुट्टी ज्यादातर यहाँ से फ्राइडे को लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हमें बाल कटाना है, ठीक है, तो कई बार मान लेते हैं फ्राइडे को टाइम नहीं मिला, तो गुरुवार को आई थिंक नहीं कटाया जाता अपने यहाँ, और शनिवार को नहीं कटाया जाता, हाँ, मंगलवार को नहीं हाँ, कटाया, मतलब एक शेड्यूल बना। कुछ दिन है। हाँ, तो ये दिन क्यों बने हैं, इसका लॉजिक, मतलब इसका लॉजिकल आंसर हमें नहीं मिल पाया। जैसे पापा से पूछें तो बस वो ये बोलेंगे कि नहीं कटाना चाहिए, गुरुवार को बाल नहीं कटाना ठीक है। है, इस पे क्यों नहीं कटाना चाहिए, गंभीरता इसका जवाब नहीं मिला। गंभीरता से बात करता हूँ। बाल कटाना जो है, गहरे अर्थों में देखा जाए तो एक इमरजेंसी सेवा है। कैसे? आपको कल सुबह कहीं जाना है, ठीक, और वहां पे पार्टी में शामिल, अगर आप सतर्क और मजबूत आदमी रहेंगे तो रात को 12 बजे आप फोन करेंगे बार बार के पास मजबूत, जैसे रहा जो भारतीय कल्चर है, इसको ईमानदारी स्वीकारना आती है, वो रात में ही बुलवा के उससे बाल कटवाए। ठीक है। और मान लीजिए एक गांव पे एक नाई है, पहले ऐसे ही होता था ना, एक गांव में ज्यादा संख्या नहीं होती थी, 100 परिवार, बाल एक ऐसी है जो मोबाइल की तरह हर हाथ में है, भाई सबको कटवाना है। तो वो आदमी अगर सोचे कि हम कहीं रिलेटिव के यहाँ चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो क्या आपको लगता है कि 100 परिवार उनको कभी जाने देंगे, या अपनी खेती, अपना काम, अपना परिवार वो कर पाएगा? तो उसको भी 3 दिन दे दिया गया है कि इस दिन तुम्हारे यहाँ लोग नहीं आएंगे। जैसे एक सिंपल सा है, जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो कहा जाता है कि मंगलवार को, रविवार को उसके यहाँ मत जाइए मिलने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, ये कहा जाता है 2 दिन मत जाइए। पता, जब किसी के यहाँ कोई चला जाता है तो ठीक है वो शोक में है, लेकिन उसके पीछे उसको बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्था अगर उसके दरवाजे पर हर रोज रोज लोग आएंगे तो फुर्सत कब पाएगा, कब वो काम करे? तो ये एक तरह के सामाजिक अरेंजमेंट है। आपको और बता दें, अभी क्या देख, डॉक्टर है, आप डॉक्टरों के जाके पता करके आइए, उनकी आयु नहीं अच्छी आ रही, दुनिया की आयु बना रहे हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर बीमार पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सुरक्षित पुलिस पुलिस दुनिया को कर रही ना, बेचारे सबसे ज्यादा असुरक्षित। पूछिए कैसे? कैसे क्या? इन लोगों का, ये मॉडर्न दुनिया ने इनको स्थापित किया ना, पता है डॉक्टरों से 24 घंटे काम लिया जा रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये शेड्यूल से काम ले रहे हैं, उनको ले रहे हैं। आज से प्राचीन काल होता है ना, तो कहा जाता कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वैद्य जी से मिलने के लिए कि ये टाइम पे ही जाइए, इमरजेंसी हो तो जाइए, कहा जाता। कहा जाता ना। पुलिस भी इसी तरह से बेचारी परेशान है, दिन रात सड़क पे वो खड़ी है। पता, हम लोग पुलिस का एक नेगेटिव रूप देखते हैं, पॉजिटिव रूप भी देखिए। हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, गहरे अर्थों में पुलिस इसके लिए उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। पुलिस बेचारी काम करती है, दिन रात काम कर रही है, और उनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं लगाई। यही पहले धर्म का जमाना होता तो कहा जाता है कि इस दिन पुलिस वालों से थोड़ा कम काम कर दिया जाए, तो आदमी के माइंड सेटअप हो जाता है कि मंगलवार के दिन आज नहीं बाल बनवाए, जाने तो मंगलवार है। तो एक तो मान लेते हैं जैसे गांव वगैरह में उतने उस समय नाई नहीं हुआ करते थे, कम ही हुआ करते थे, लिमिटेड हुआ करते थे, और अगर डेली रोज जा रहे हैं तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। बट जैसे मैं लखनऊ जैसे शहर की बात करूं,
तो आपको हर चौराहे पे कई सारी शॉप मिल जाएँगी। वो रात के 9-10 बजे तक भी ओपन रहते हैं और वो इंतज़ार करते हैं, मतलब थर्सडे को भी अगर हम उनसे पूछें तो वो तैयार रहते हैं, वो तो अपनी शॉप ओपन ही करते हैं, तो वो बाल काटने के लिए तैयार हैं। तो क्या लखनऊ जैसे शहर में अगर कोई रह रहा है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा। लखनऊ जैसे शहर नहीं, आप देखते होंगे कि आजकल के ऑफिसेज में लोग डेली क्लीन थे यार, तो कहीं तनवा ही रहना। शास्त्र उनको बहुत कुछ नहीं कहने को तैयार है कि देखिए। और एक चीज जान लीजिए, भारतीय शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हिंदू शास्त्र कहेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो भगा दिए जाएंगे। आप कुछ ना करेंगे तब भी आप रहिए, फाउंडेशन हाँ तब भी आप हिंदू थे, हैं और रहेंगे। कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। बस इस एक व्यवस्था को चलाने के लिए एक कोशिश की गई। जैसे बाल विवाह की एक व्यवस्था आई थी, हिंदू समाज ने उस पे काम किया, बाल विवाह बंद कर दिया। कारण क्या था कि बाहर के आक्रांता आते थे, लड़कियों को उठा ले जाते थे। तो लड़की जब, जैसे अभी छोटी लड़की होगी तो उसमें रुचि नहीं आएगी, 18 साल की होगी तो उसमें रुचि दिखती थी, लोगों में अट्रैक्शन दिखता था, तो उठा ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, लड़की 18 से पहले कि उसकी शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, तो उसके जो लोगों के पीछे समस्या है वो आनी बंद हो जाएगी। एक सिंपल सा तरीका। तो अगर आपका, और दूसरी चीज प्लानिटरी भी मैं जोड़ दूं, जैसे मंगलवार के दिन को थोड़ा क्रूर माना जाता है। इस दिन जब ब्लेड चलता है तो मंगल की जो एनर्जी होती है वो तेज होती है, मतलब ब्लेड एनर्जी के नाते दाहिने और बाएं चल सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आप ठंडी के दिन में किसी को बुलाइए या झगड़े के लिए बुलाइए, तो हो सकता है इतनी ठंडी में वो कहेगा हम आज झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमको इतनी ठंड लग रही है, हम बाहर नहीं निकलेंगे। गर्मी के दिन में आप किसी से देखिए, थोड़ी सी बातचीत पे वो गर्म हो जाता है। ये मौसम का इम्पैक्ट है। देखते होंगे ना, गर्मी में लोगों को जल्दी चिढ़ लगती है, बोलते हैं यार गर्मी के नाते साला हमारा दिमाग खराब हो गया, कहते हैं ना। तो मौसम, इसी बारीक चीज को कहीं न कहीं से हमारे रिश्ते में पकड़ा कि मंगलवार गर्म होता है, शनिवार भी इस मामले में अच्छा नहीं होता है। तो इसको वैज्ञानिक रूप से, समाज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मकर संक्रांति को हमने वैज्ञानिक तर्क भी दिया, सामाजिक भी तर्क दिया, पुरुष और स्त्री के भी तर्क को दिया, तो ये सब कई मापदंडों पे बनाए गए। ठीक है। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, ठीक है? ये वर्ड ज़्यादा फ़ेमस है, लोग जानते हैं। हाँ। इसी के अंदर आई थिंक न्यूमरोलॉजी भी आता है और आपने वास्तु भी बताया। तो एस्ट्रोलॉजी के ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? और थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें किस ब्रांच में क्या स्पेसिफ़िक रहता है? जैसे वास्तु में घर का जो कौन-सा चीज़ कैसे कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? न्यूमरोलॉजी में आजकल हमने देखा है कि मोबाइल नंबर, अब अगर कोई मोबाइल नंबर यूज़ किया हाँ, कर रहा है तो उसमें भी बताया जाता है कि आपकी जो लाइफ़ में प्रॉब्लम है, वो उसी मोबाइल नंबर से है। अब आदमी ने मोबाइल नंबर तो रैंडम लिया है, किसी ने देख के या सोच विचार के तो उसको दिया नहीं। अब आदमी के मन में ये भी विचार आता है कि दे- नंबर से कैसे दिक्कत। देखिए इसमें इसमें इस पे मैं एक चीज क्लियर कर देना जी। चाहता हूँ। देखिए, मोबाइल प्रभाव डालता है, ये बात सही है, लेकिन मोबाइल ही प्रभाव डालता है, ये बात नहीं सही है। ठीक, मोबाइल प्रभाव डालता है, लेकिन मोबाइल ही प्रभाव डालता है। जैसे कह रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर खराब है तो सब खराब हो जा रहा है, ये पूरा सही नहीं। लेकिन ये भी ठीक है कि मोबाइल खराब है तो वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, डालेगा। मोबाइल से दिक्कत है या मोबाइल नंबर से? नहीं, मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल मोबाइल की नंब बात मतलब नंबर से। मोबाइल नंबर से फ़र्क पड़ता है। और हाँ, एक चीज, दूसरी चीज, जिसे इसको भी तोड़ तोड़ के आप समझिए। जब कभी भी कोई भी चीज आप लेते हैं, कपड़ा हो, खाना हो, व्यक्ति हो, मोबाइल हो, छोटी सी बड़ी चीज, सबकी अपनी एनर्जी। वो एनर्जी अगर आपसे मैच नहीं करेगी तो आपको परेशान, और एनर्जी वो मैच करेगी। जैसे एक सीधा नियम है, प्लास्टिक सर्जरी आप जानते होंगे, कि जैसे कहीं पे आदमी का मांस निकल गया तो दूसरे के शरीर का मांस आपके शरीर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये विज्ञान का। उसके लिए क्या करते हैं, आपके बॉडी के दूसरी जगह जहां मांसल शरीर है, जैसे पैर में कहीं पे मांस निकाल लिए, तो वो ले जाकर वहां पे लगा देते हैं, तो वो शरीर उसको एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट लेता है। कर लेता है। हाँ। तो ज्योतिष भी इसी तरह से मानता है कि आपकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी से जुड़ी हुई जो एनर्जीज है, जैसे मान लीजिए आप एक नंबर है, सूर्य का नंबर, एक नंबर, एक नंबर की एनर्जी 8 नंबर की एनर्जी के साथ अच्छा संबंध है। तो एक नंबर को आप
2-3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। एक नंबर कहीं लिखा हो उससे भी एक नंबर, ऑरेंज कहीं कलर हो ना तो वो भी एक नंबर है, वो कलर फॉर्म है। कहीं पे जैसे खाने वाली चीज सूर्य की जैसे गेहूं है, वो भी एक नंबर की एनर्जी है। तो जब एक नंबर वाले आदमी को चाहे कलर रूप में, चाहे ड्रिंक रूप में, चाहे खाने के रूप में, चाहे कपड़े के रूप में, या स्टोन के रूप में, इसी में स्टोन रेमेडी भी आती है, तो उसके वाली उसको दीजिए। अगर आपने उसकी एनर्जी से दूसरी एनर्जी मिलाई तो अब वो एनर्जी उसको पचेगी नहीं, समस्या क्रिएट करेगी। यही तरीका है रेमेडी। ठीक है, मतलब ये जो जैसे नंबर का हमने बात की है, तो ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है या इफेक्ट डालती है क्योंकि हर एक चीज़ों की अपनी खुद की एनर्जी हो, वो अगर मैच कर रही तो बढ़िया है, नहीं मैच कर रही तो दिक्कत है। ठीक है, तो एक तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स वगैरह देखे जाते हैं, वास्तु में ये हो गया, और एस्ट्रोलॉजी का और कौन से हाँ, ब्रांचेस हैं? एस्ट्रोलॉजी की देखिए, ज्योतिष हमने कहा था प्रकाश शब्द से बना है, तो जितनी विधाओं से आप जीवन पे प्रकाश डाल सकते हैं, चाहे वो पॉमिस्ट्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी, पॉमिस्ट्री मतलब हाथ की हाँ रेखाएं, हाँ, ठीक है, और सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र मतलब जैसे आपका चेहरा है, बनावट एक प्रकार हाँ, से कह बनावट सकते हैं, प्रकार का, वो पॉमिस्ट्री में आता है। हाँ, ठीक, जैसे इसी बनावट को एग्जाम्पल बना लें, आप किसी भी चाइना के आदमी या नेपाल के आदमी को देख के कैसे कहते हैं कि ये उस क्षेत्र विशेष पे रहता है, या पहाड़ी आदमी के बारे में हम लोग क्या एक थॉट रखते हैं कि वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, ज्यादा दौड़ सकता है। पहाड़ी आदमी का नाम लेते ही आपके मन में आया हाइट कम होगी, मेहनत ज्यादा करता, आया कि नहीं आया? ये कहीं और का नियम नहीं है, सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र का मानना है कि अगर एक स्थान के मात्रा का प्रभाव किसी के जीवन पे पड़ रहा है तो कम या ज्यादा हर जगह वो प्रभाव डाले। और ये विज्ञान का नियम है कि भाई जैसे अगर कहीं पे भी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कोई भी चीज छोटे पे डाल रही है, जैसे छोटा सोना हो, बड़ा सोना हो, तो जितना छोटा है उतना ही गोल्ड का गुण उसमें भी है, बड़े में ज्यादा बड़ा है, ज्यादा। तो गुणवत्ता तो जाएगी। ठीक है, एक पॉमिस्ट्री हो गया मतलब बनावट का, हाँ, और क्या एस्ट्रोलॉजी में? सामुद्रिक हुई अंग का, जैसे आपके कान है, आंख है, नाक, कान है। ठीक, और न्यूमरोलॉजी है जो नंबर्स के आधार, एस्ट्रोलॉजी जो है न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है? तो मोबाइल नंबर वगैरह चीजें हो गई, नाम हुआ, जहां जहां नंबर आएंगे, चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे चाहे आपका फ्लाइट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका जैसे रोल नंबर, जहां नंबर्स आएंगे, आपका गाड़ी का नंबर, सब जगह न्यूमरोलॉजी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी हो गया। हाँ, और क्या है एस्ट्रोलॉजी में, और क्या क्या? एस्ट्रोलॉजी जो है जैसे कुंडली, ज्योतिष की बहुत सारी शाखाएं, शाखा में भी शाखा है। कुंडली क्या होती है? कुंडली जो होती है, जैसे जब आप, हाँ, कुंडली से, कुंडली भी मुझे एक्सप्लेन करिएगा। और कुंडली की जब बात आती है, सबसे चर्चा का ये रहता है, शादी होने लगती जब, तो 36 गुण होते हैं। हाँ, अब एग्जैक्ट पूरे 36 मुझे नहीं पता, हाँ, क्योंकि हमने बताया ना कि बहुत ज्यादा हम इस पे नहीं मानते, बट इंटरेस्ट है, और मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। जो चीजें मुझे लॉजिकल लगती हैं वो हमेशा मानता हूँ। जैसे आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, किस समय कौन सा चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे तार्किक लॉजिक रहता है, वो हम मानते हैं, हाँ, है ना। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, दही की बात होती है, तो दही हम सुबह से दोपहर के 2 बजे के आसपास तक खाएं, फायदेमंद रहता है। शाम को मना है उसमें, क्योंकि बहुत सारे नुकसान हैं, वो सारी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। तो जहाँ पे हमें लॉजिकल समझ में आता है वो हम आसानी से मान लेते हैं। बाकी अगर कोई केवल ये कह रहा है नहीं ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लॉजिक नहीं है, वो मानने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो एक चीज मुझे ये बताइएगा, 36 गुण ये क्या इम्पैक्ट डालता है, ये मिलना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और ये कुंडली वगैरह क्या होती है? मैं आपके दही वाले को ले लेता हूँ और फिर इस पे जाता हूँ। हाँ, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत हुई हाँ हुई सर्वाइकल मतलब? गले में जो गर्दन में अकड़ जाती है कभी कभी, तो ये नसों की समस्या। जी, किसकी समस्या है? नसों नसों। की समस्या। तो नसों को जो देखा जाता है, जो बॉडी की पतली नसें होती है, ये बुध से देखा जाता है। किसे था? मरकरी, ज्योतिष की बात है, मरकरी से। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो आए, डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि क्या हुआ गुरु जी? थोड़ा गर्दन अकड़ी। उन्होंने कहा आप दही तो नहीं खा लिए थे? मैंने कहा दही खाया था। तो जब हमने दही के बारे में ग्रहों से जोड़ा और नसों को जोड़ा, तो पाया जो ग्रह दही का कारक, वो ग्रह जो नसों का कारक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो जब आप दही को मिसयूज करेंगे या खराएंगे, ज्यादा करेंगे, तो
उससे चांसेस है कि बॉडी की नसें डिस्टर्ब हो लगती। तो उन्होंने कहा आप दही मत खाइए। हमने कहा ठीक ठीक, हम समझ गए। ज्योतिष का नियम है जहाँ पे शुक्र उच्च का होता है वहाँ बुध नीच का, मतलब उसकी वहाँ बॉडी कमजोर, तो मतलब वो पावर कमजोर होती है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इस तरह से देखती है। जो आपने दही मौसम बताया, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक शाखा, क्या खाएं, क्या रोग हो सकता है, कैसे उससे काम करें। फिर आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कैसे, क्या प्रश्न था दूसरा? 36 गुण जो होते हैं हाँ, और 36 मैरिज के। देखिए, आप देखते हो कुंडली क्या होता है? पहले ये बता दीजिए। अच्छा, कुंडली क्या होती है? कुंडली तो ये है कि जब आपका जन्म होता है, तो जन्म के समय जो आसमान में हमारे आकाश गंगा में जो ग्रहों का चक्र चल रहा, वो कहाँ पे कितने डिग्री पे है, वो एक चार्ट बनाया जाता है जिसको चक्र बोलते हैं। ये बहुत मजेदार चीज है। मतलब अगर हम इसको, आज तो समय कम है कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप दंग रहेंगे कि इतनी डीप सोच कहाँ से आ गई इन लोगों के पास बिना कैलकुलेशन के। ये जो चक्र होता है ये 360 डिग्री। नहीं, कुछ ये बताइएगा, मैं एक चीज ऐड करना है। कुछ चीजें हैं जो मैं असर करती हैं, जैसे अ, पृथ्वी से सूर्य की जो डिस्टेंस है हाँ वो बहुत टाइम बाद नापा गया, क्या होती एग्जैक्ट। हाँ बट जैसे जो हनुमान चालीसा था, हाँ, वो जो कि सहस्त्र योजन हाँ हाँ, हाँ, वो सेम निकली। वो लिख गया था पहले ही। तो कुछ चीजें आश्चर्य करती हैं, कुछ तो हैं। आश्चर्य नहीं, और बता रहे हैं। जैसे इसको आप समझिएगा, जैसे हम किसी भी चीज को जब बांटने जाते हैं, एक टाइम में होता है, एक मेजरमेंट होता है दूरी में। जैसे दूरी में, जैसे यहाँ से दिल्ली मान लीजिए 500 किलोमीटर है, लेकिन अभी आपसे अमेरिका पूछेंगे तो आप कहेंगे इतने घंटे का रास्ता है। आप समझ रहे हैं, एक को आप टाइम में बता रहे हैं, एक को किस में बता रहे हैं आप? घंटे में। नहीं, मेजरमेंट्स में बता रहे, डिस्टेंस में। ये जो डिफरेंट है, इसको एस्ट्रोलॉजी ने बहुत पहले पूरा कर लिया। एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के बारे में जो बात करती है वो किलोमीटर में नहीं बात करती, इतना किलोमीटर चल रहा है। वो कहता है कि सूर्य 30 डिग्री जो है वो एक महीने में चल लेता है। वो ये नहीं कह रहा कि इतना किलोमीटर या इतना 1000 किलोमीटर चल रहा। और ये बात एग्जैक्टली पाई भी गई, एग्जैक्टली चाई पाई गई। फिलहाल साइंस कहता है कि सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। लेकिन इसको भी एक चीज बता दें, जैसे हमारे सर ने ये कहा, हमने जब उनसे पूछा ये कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो आदमी रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहता है वो कहता है ट्रेन आई। कौन सी ट्रेन आई? भाई, और जो ट्रेन में बैठा रहता है वो कहता है कौन सा रेलवे स्टेशन आया। बात समझिए कि नहीं? इस देखिए, जो ट्रेन में बैठा, जो गतिशील है, वो बात अपने आप को स्थिर बोल रहा है। और चलायमान किसको बोल रहा है? स्टेशन। स्टेशन को बोला। और जो स्टेशन पे है वो चलायमान किसको बोला है? ट्रेन। तो हम लोग किस पे बैठे हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे। तो हम चलायमान किसको बोलेंगे? सूर्य को बोलो। तो हमारी जो भाषा रही है वो थोड़ा सा टेक्निकल रही है। तो हमने कहा कि सूर्य, देखिए, हम गलत तब होते जब हमारी जो सापेक्ष चाल होती, कंपेयरिंग चाल, वो गलत होती। हमने बोला कि 30 जो डिग्री वो एक महीने में पूरा कर लेता है, वो एक्यूरेट निकली। इसका मतलब हमको ये समझ है कि हम चल रहे हैं, हमने उसके संबंध में बोला, क्योंकि मेजरमेंट सही बता रहे हैं ना, मेजरमेंट एक्यूरेट बताए। तो ये बात एक हमारी सिद्ध होती है और दूसरी बात जो कुंडली है वो कुछ और नहीं है, उसको हम सरल भाषा में एकदम लेमैन, जब बच्चा जन्म लेता है तो स्पेशली उस पिन पॉइंट पे उस समय ग्रहों की क्या सिचुएशन थी, उसको पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटते हैं। वो जो चक्र है ना, वो क्या है पता है आपको? वो पेपर पे 360 डिग्री है, पूरी पृथ्वी है वो। और स्पेशली मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली में इस समय क्या क्या एंगल पे ग्रहों की सिचुएशन है वो उसमें लिख दिया जाता है। वो छोटा चार्ट नहीं है, बहुत बड़ा चार्ट, और हजारों वर्ष से कैलकुलेशन करता चला आ रहा है। अब आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं, 36 गुण वाला। देखिए, जैसे जब कोई भी कपल या पति पत्नी या मतलब होने वाले मिलते हैं, तो देखिए ये बड़ा वैज्ञानिक, जीवन साथी से जो समस्याएं आती हैं, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि बोलती अच्छा नहीं, बीमार रहती है, इसके आने से घर में चीजें इंप्रूव नहीं कर रही। समझिए का ध्यान, शुभ मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है, हेल्थ नहीं अच्छा है, बोलना नहीं अच्छा है, संतान नहीं हो रही है,
एक जीवन में एक जीवन साथी के साथ बहुत सारे मापदंड होते हैं जिस कारण से अक्सर शादियां खराब जाती। 36 ही नहीं, अगर आप किसी परेशान पति से पूछेंगे या पत्नी से पूछेंगे तो वो 36,000 कमियां बताएगा। हाँ। तब भी ये 36 गुण जान लीजिए कम है। हुँ। ये एक तरह से पैरामीटर्स हैं कि जो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत गहरा है। ये इतना गहरा है कि इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आती है, सोशल भी एस्ट्रोलॉजी आती है, कि जैसे ये पारंपरिक है कि नहीं बातचीत, वो ग्रहों के माध्यम से उसका मापदंड है। जैसे ब्लड ग्रुप्स बताते हैं कि किस तरह की चीजें आती है, उसी तरह से कुंडली मिलान एक प्रक्रिया है। ठीक बहुत वैज्ञानिक। ठीक है, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, कर्म और कुंडली का क्या योगदान है? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कर्म पे ही फ़ोकस करना चाहिए, मैं कर्म पे ही विश्वास करता हूँ, कुंडली पे नहीं करता। तो इन दोनों को लेकर आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, ज्योतिष जो है, कुंडली जो है, उसमें एक चीज मैं बहुत कायदे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आज आप मान लीजिए इसमें 28 ईयर्स हैं या 20 ईयर है, 21 ईयर है। जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी जो कुंडली बनी होगी उस टाइम भी यही रही, और आज 21 या 28 ईयर है तब भी वही है, नहीं बदली है। कुंडली मतलब वही है। वही रहेगी, चक्र वही रहेगा। इसका मतलब कि वो जो मेजरमेंट है वो आपके जन्म के पहले का है। एक चीज क्लियर हो गई, क्योंकि वो बदल नहीं रही है। एक चीज क्लियर हुई, वो एक तरह से आपके जन्म के एनर्जी का कलेक्शन है, और ग्रहों के द्वारा उसको दिखाया जा रहा है। मतलब एक पैरामीटर्स हैं कि आप सूर्य की एनर्जी इतना लेके पैदा हुए, चंद्रमा की एनर्जी इतना लेके, वो पैरामीटर्स है। उसको हम लोग उच्च के, नीच के, स्वगृही तमाम भाषाओं में एक्सप्लेन करते हैं। वो एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे कहा जाता है कि मुंबई वाले अक्सर कहते हैं कि यूपी और बिहार वाले हाँ आकर चीजों पे कब्जा कर ले रहे हैं। उनका विरोध यही है कि हमारी चीजों का कब्जा कर ले रहे हैं। वो हमारी प्रतिभा से परेशान है। हाँ, वो कब्जा कर ले रहे हैं। हुँ। इसका मतलब जब आदमी महाराष्ट्र पहुंच गया, तो महाराष्ट्र मान लीजिए 10 साल, आज से 10 साल पहले पहुंचा, लेकिन उसकी जो उसने 20 साल यूपी में बिताया है या बिहार में बिताया, वो एनर्जी उसके ऊपर वर्क करती रहती है। ठीक है, वो महाराष्ट्रियन सीख लिया, बम्बई का पूरा जीवन सीख लिया, लेकिन पीछे की एनर्जी उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। डाल रही ना। तो कुंडली क्या है, वो बताती है कि आप ये एनर्जी लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि आप कल कर्म नहीं करेंगे या करेंगे तो जो लिखा है वो एज इट इज ऐसे हो जाएगा। वो ये बताएगी कि ये टाइम पे इस तरह की एनर्जी एक्टिव होगी, और उस एनर्जी को आप कहीं न कहीं से आप मैनेज करने की कोशिश करिए। ये आपको वो बताना चाहती है। तो कर्म की प्रधानता की कोई कमी नहीं। कर्म और कलेक्शन, ये दोनों का मिश्रण है ये समझ। वो आपको एक तरह से प्रकाश देती है। हाँ, एक तरह से वो आपको समझ देती है। ठीक है, एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं कि किसी की कुंडली देखी गई, उनको बता दिया गया कि आप जो है इस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कोई लिख के नहीं दे सकता आप ये चीज़ करेंगे, वो तो ठीक है, ये समझ में आता है कि वो बताया जा सकता है कि आप इस चीज़ में काम करेंगे तो अच्छे होंगे। अब मान लेते हैं कुछ लोग, मुझे सुनने में आता है 2 तरह से मैं इसको बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते ही क्लियर होते क्लियर, हैं। उसमें कोई दिक्कत कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, ये कहीं नहीं लिखा। मतलब कहने वक़्त की बात है। नहीं। हाँ, और फिर कहते हैं कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे नहीं पता। बीच का जो है, उसमें आप देखते हैं कि शादी कब करनी चाहिए, किस डेट में करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, बिज़नेस हमें किस डेट को शुरू करना चाहिए। मतलब जन्म का और मरने का तो कोई निश्चित वो नहीं है, कभी भी हो सकता है। बाकी की चीज़ों के लिए आप इतना कुंडली देखते हैं, पहला। दूसरा, जैसे मान लेते हैं किसी का बता दिया गया कि आप ये करेंगे, ठीक है? या कुछ लोग ये रहते हैं, बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही। अगर इनके जीवन में लिखा है कि सफल होंगे, अमीर बनेंगे, तो अमीर बन जाएँगे। पर मुझे कहीं-कहीं अंदर लगता है कि लिखा है और अगर वो मेहनत नहीं किया, दिन भर घर पे लेटा रहा, तो कैसे बन सकता है? तो इसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो जैसे किसी ने कहा कि भाई इनके जीवन में लिखा है इनको मिल जाएगा, ये अतिवाद है। मतलब क्या है? अतिवाद। मतलब किसी चीज को ज्यादा तरीके से बोलना,
कि इनके जीवन में लिखा हो ही जाएगा, ऐसा ऐसा शब्द अच्छा नहीं है। ये ज़्यादा बोलना है, किसी चीज़ को ज़्यादा बोलना है। जैसे आयुर्वेद के प्रचार आते हैं, च्यवनप्राश खाएँगे तो पतला आदमी क्या हो जाता है? अपने पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि इनके भाग्य में ही जैसे किसी परिवार में 2 लड़के हैं, एक सफल हो गया, दूसरा नहीं सफल हुआ। तो लोग ये भी तो बोलते हैं कि उसके भाग्य में था, वो उसको मिल गया, वो तो सफल हो गया। आपसे तो हम कह रहे हैं कि पीछे की एनर्जी जोर डालती है और आप किसी के भाग्य को एक एग्ज़ाम्पल से देते हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम एज में सचिन तेंदुलकर साहब उन खिलाड़ियों को खेले, उन बालकों को खेले जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उन्होंने 17 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल में खेल लिया, जो दुनिया की खूंखार गेंदबाजों में से थे, जिनको खेलने के लिए मतलब खड़े होने में डर लगता था, खेलने की बात छोड़ दी। सही बात। 16 साल की एज में ये एनर्जी कहाँ से आई? बहुत बार आप देखते होंगे टीवी पे कि 5 साल के आदमी को कुरान याद है, गीता याद है, रामायण याद है। एक बार उस किताब को उठा कर के देखिए, लगता है कि 5 साल की एज में मेमोराइज़ हो जाएगा। इसका मतलब कहीं न कहीं से पीछे से कोई एनर्जी उसके साथ वर्क कर रही है। अब उसने एनर्जी ज़्यादा बना ली है, तो और वो नहीं ज़्यादा काम किया, थोड़ा ही काम किया, उसका हो गया। तो इन अर्थों में लोग भाग्य बोलते हैं, जैसे 99 डिग्री सेल्सियस तापमान लेकर आप मेरे पास आए और मैंने 1 डिग्री का आपके साथ सपोर्ट किया और आप हो गए, आप गर्म हो गए। जैसे कभी-कभी क्या होता है, पहले से मूड खराब था, हमने एक शब्द बोला, हमारी आपकी लड़ाई हो गई। मतलब 99 पहले से पत्नी गरम कर चुकी है, एक हमारे शब्द ने आप और गरम कर दिया। तो इसमें यही आता है कि इनका पहले से ही जो है गरम रहने का स्वभाव है, घर झगड़ा करके है, ऐसे हमारा भाग्य है। ज्योतिष जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वो ये मानता है कि हम जैसे-जैसे जीवन जीते जा रहे हैं, एनर्जी कलेक्ट करते जा रहे हैं और वो एनर्जी कहीं-कहीं हमारे लिए काम करती है। और जो आदमी जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो कम मेहनत कर रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, ज़्यादा उसकी समझ है, कम प्रयास में सफल हुआ, उसके साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। हम पुनर्जन्म को उस तरह से प्रूफ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल अब तो बहुत कुछ ऐसे साक्ष्य मिल गए, मीडिया के नाते कि बहुत बच्चे पैदा हुए, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुआँ था, वहाँ पे उन्होंने मारा था, ये तमाम ऐसे सा मिले और जो बाद में चेक किए गए तो बहुत ज़्यादा रियल पाए गए, ना? तो पुनर्जन्म तो धीरे-धीरे सिद्ध हो रहा है कि पुनर्जन्म होता है। मनोविज्ञान भी इस पे इतना काम कर रहा है कि लोगों को हिप्नोटाइज़ करके पिछले जन्म तक ले जा रहा है। इस पे काम कर रहा है। तो ज्योतिष मानता है कि जो लोग जल्दी सफल हो जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने पीछे ज़्यादा काम किया है। अब उसी काम को आप भाग्य के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए या उन्होंने खराब एनर्जी पैदा की है, तो अब उसको दुर्भाग्य के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। टोटल मामला है एनर्जी का। ठीक है, एक फाइनल वर्ड ऐसे लोगों के लिए हाँ। जो मान लीजिए किसी भी फील्ड में लगे हुए हैं, चाहे नौकरी हो, बिज़नेस हो, कोई भी उनका फील्ड हो, कोई एक्टर बनना चाहता हो, अलग-अलग फील्ड हैं, सब अपने करियर में लगे हुए हैं। उनके साथ वाले कुछ ऐसे होंगे जो सफल हो गए, वो तो अपना निकल गए। जो नहीं सफल हो पाए, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, नहीं सफल हो पा रहे हैं। हाँ। अब तो उन वो तो अपने हिसाब से मान लेते हैं कोई किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अपना एग्ज़ाम दे रहा है बार-बार, फिर भी उसका चयन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी फील्ड में हो गया। तो उन लोगों के लिए आप क क्या कहना चाहेंगे? वो किन चीज़ों पे फ़ोकस करें? कैसे वो सफलता पा सकते हैं? क्योंकि सफलता तो उनको भी चाहिए, बात भले उनके पिछले कर्म ना अच्छे रहे हों, हाँ, इस समय तो मैं चाहिए ही चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी जल्दी में हमारे एक मित्र थे, वो सऊदी अरब से सऊदीया में रहते हैं, सऊदी अरब से आए थे। हमने पूछा भाई वहाँ की क्या सिचुएशन? उन्होंने कहा बारिश हो क्या होती है? अब बारिश होती है, जिस दिन बारिश होती है लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज से कई साल पहले वहाँ पे बारिश जैसी कोई परिकल्पना उतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? पेड़ लगाना शुरू किया, मिट्टी मंगाई, पैदावार शुरू की। अब धीरे-धीरे वहाँ पे भी हरा-भरा हो गया। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम उनके लिए यही कहेंगे कि आज नहीं कल वो भी हरे-भरे हो जाएँगे और इस जन्म में नहीं होंगे तो अगले जन्म। अब देखिए, जिसकी जितनी उपजाऊ भूमि है, अगले जन्म का कौन इंतज़ार करेगा? लोगों को किसी जन्म में सफल देखिए होना है। उसका रीज़न है कि अगर आप इस जन्म में सफल होना चाहते हैं, तो उसमें एक शॉर्टकट रास्ता बता दें। हमें मान लीजिए अगले जन्म से हमें लेना ही देना है। हाँ, उसका शॉर्टकट पिछले जन्म में क्या थे, आगे तो का हमें नहीं शॉर्टकट पता। 30 बता हाँ, बता दें। देखिए भैया, अगर आपको शॉर्टकट रास्ता पकड़ना है,
तो उसका सीधा जैसे मेरे पास जब कोई भी आदमी अपने बुरे समय में आता है तो हम उसकी एक एडवाइस देते बुरे समय में ही आएंगे हैं। हाँ, जो चीज अच्छे से नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सब सब आपको आज और बता दें, सफल लोग खूब ज्योतिष को मानते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल हम बिजनेसमैन बड़े 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 सब मानते वगैरह मानते हैं और वो हर कदम ज्योतिष से उठा रहे हैं। वो इसको एक टूल समझते हैं कि जैसे क्या नाम था? सीए की एडवाइस ले रहे हैं, मेडिकल की एडवाइस ले रहे हैं, वैसे एक एस्ट्रोलॉजी हाँ, कि और ताकि हम बेहतर हों और बेहतर खुश रहें और पैसा बेहतर बनाएं और और बिजनेस बेहतर। बनाएं। तो मैं सबसे पहले चीज तो कहूंगा कि ज्योतिष का आप सही तरीके से यूज करना सीख। हमारी जब बात शुरुआत हुई थी तो हमने ये कहा था कि ज्योतिष आपके अंदर की एनर्जी को पहचानता है। क्या करता है? आपके अंदर की एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी वो विपरीत दिशा की और आप उससे उल्टी दिशा में आप प्रयास करते हैं तो आप परेशान होंगे, लंबा समय लगेगा। तो ज्योतिष यहाँ सबसे पहले आपकी मदद ये करने वाला है कि आप ये डबल जन्म वाला छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, अब ज्योतिष चाहेगा आप छोड़ना चाह रहे हैं तो ये डबल जन्म वाला आप काम करें। जैसे आप आईएएस के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर, आज कहा जाता है कि हाई स्कूल की शिक्षा उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो अगर वो उस जन्म में कहते कि नहीं हमको शिक्षा में बहुत आगे जाना है, तो अब ये समझिए कि उनकी जो दिशा है वो विपरीत है, गलत हो गई। तो एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा आप कला, आर्ट और खेल की वो दिशा आपके लिए बनी है। तो ज्योतिष का उपयोग भी करिए आप अपने तरीके से। ज्योतिष एक सहयोगी है, टूल है, इसीलिए गुरु कहा गया है। गुरु मतलब जो दिशा दिखाए। तो आप ज्योतिष के पास जाइए तो ये नहीं कहिए हमको यही बनना है। आप कम से कम पूछिए मेरी एनर्जी क्या है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे पास अभी एक जल्दी में केस आया था, शादी तय हुई, एंगेजमेंट तक बात पहुंची, फिर लगा कि अब शादी टूट जाएगी। हमको कुंडली दिखाइए। हमने कहा भैया ऐसा है कि 12 तारीख तक आप रुक जाइए। उन्होंने कहा नहीं हमको आज ही डिसाइड करना। हमने कहा 2 महीने से ना चल रहा है, 3 दिन मेरे कहने से रुक जाइए। 3 दिन उन्होंने, हमने कहा बात ही मत करिए, नहीं किए उन्होंने। 13 तारीख फिर उन्होंने फोन किया आज बात करें। हमने कहा 13 भी छोड़ दो, 13 सही नहीं, 14। 14 को उन्होंने बात, बहुत सी चीजें चेंज हो गई, माइंड सेटअप चेंज होने लगे। तो अभी थोड़ी देर पहले गर्मी और सर्दी, ज्योतिष बहुत बारीक अध्ययन करता है। तो वो टाइम ड्यूरेशन को चेक करता है, बहुत बारीकी से टाइम ड्यूरेशन को चेक करता है कि कहाँ तक लोगों का मन बेचैन है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, वो डॉक्टर थे, ज्योतिष भी पढ़ते थे, रुचि थी, ज्योतिष एक विज्ञान है, उन्होंने माना और पढ़ना शुरू किया। हमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रयोग करके हमको आप दीजिएगा कि क्या अमावस्या और पूर्णिमा के समय ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो उन्होंने 1 साल के अंदर हमको दिया कि हाँ गुरु जी उस समय हमारे पास ज्यादा लोग तो आते हैं, इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव, तिथि का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर कोई आदमी हमसे आके कह रहा है कि हम इसी 3 दिन में फाइनल कर लेंगे, और हमने देखा वो चतुर्दशी, त्रयोदशी और द्वादशी को बात कर रहा है, ये अमावस्या और पूर्णिमा के पास की तिथियां हैं। मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये अमावस्या और पूर्णिमा के पास की तिथि है। तो अगर वो झगड़ा करने जा रहा है तो, या कोई गर्म डिसीजन लेने जा रहा है, तो मैं कहूंगा अमावस्या या पूर्णिमा बिता के जाइए। ये मेडिकल टर्म्स है, एकदम वैज्ञानिक बता रहे हैं, बात जाइए। तो उस समय आपकी बात करने की समझ जो होगी ज्यादा हो। तो गहरे अर्थों में ज्योतिष को एक आप एनर्जी की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, एक गुरु की तरह यूज करिए, ना कि आप उस पर जोर दे के कहिए नहीं 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 हमको बताइए हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं हम राजा होंगे कि नहीं। अरे भाई ज्योतिष कहेगा कि राजाओं होने के लिए, और सुनिए राजा होने के भी क्षेत्र अलग है। कोई किसी चीज का क्षेत्र में है, कोई किसी चीज का, हर चीज में राजा होता है। जैसे आप देखते होंगे कि भाई मीडिया के क्षेत्र का अलग राजा है, फिल्म का अलग राजा है, सब तो वो आपको किस क्षेत्र में आपकी एनर्जी है और उसमें आप दौड़िए, उसमें आपका सहयोग करेगा। हाँ। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और मैं आपको सही बताऊं कि ये मैं मोबाइल लेके बैठा था, इसमें कुछ क्वेश्चन थे हमारे, हमने शायद ही इसको ओपन किया हो कोई क्वेश्चन देखने के लिए, क्योंकि जब कन्वर्सेशन शुरू हुई तो वो अपने आप एक फ्लो में चलती गई और तकरीबन अभी 1 घंटे के आसपास हो गया है और अभी और चर्चा करने का मन कर रहा है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी बंद करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए इसको हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों के और कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा किस बारे में, अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करें सर के साथ
तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कौन-कौन से सवाल आपके पूछने हैं, तो आप कमेंट में अपने सवाल लिख दीजिएगा। उन सारे सवालों को हम किसी अगले पॉडकास्ट में ज़रूर करेंगे। और इस पॉडकास्ट की मैं अपनी लर्निंग बताता हूँ, मैंने क्या सीखा। जैसे मान लेते हैं किसी फ़ील्ड में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये नहीं बताएगी कि आप किस फ़ील्ड में सफल हो जाएँगे। एस्ट्रोलॉजी आपको देख के, आपका एनालिसिस करके चीज़ों का वो एक प्रकार से ये बताएगी कि आप अच्छे किसमें हैं, आप किसमें अच्छे हैं। फिर आप उसमें से अपना फ़ील्ड डिसाइड करिए। जैसे किसी को बोलने का बताया गया कि वो आप वक्ता बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है? तो अब आपको देखना है कि आप वक्ता किसमें अच्छे बन सकते हैं। आप न्यूज़ चैनल में बन बिल्कुल, सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने राजा की बात की, तो राजा बनने की क्वालिटी है आपके अंदर, लेकिन किस फ़ील्ड में आप राजा बनेंगे? जैसे पॉडकास्ट की दुनिया में अभी आप देखेंगे तो राज समानी हैं, एक हाँ, पॉडकास्ट करते हैं, बी आर बाइसेप्स हैं, रणवीर बहुत सारे अलाहाबादी। लोग। ये 2 लोग हैं जो टॉप पे हैं अभी इंडिया में, करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इनको आप फ़ील्ड ये बोल सकते हैं पॉडकास्ट के फ़ील्ड के राजा हैं। अरे भाई ज्योतिष में भी जैसे बहुत सारे लोग टॉप पे हैं, हाँ, उनका भी प्लैनेट वर्क कर रहा है जी, ना। सही बात, ज्योतिषी का खुद प्लैनेट वर्क कर रहा है, जो बात क्लियर है भाई। सही बात। जो सीधे है, आप चले जाइए सीएस पटेल साहब हैं और ये क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने शीर्षक ऊँचाइयाँ छुई। तो ऐसा नहीं ज्योतिषी का प्लैनेट नहीं काम करता, ज्योतिष का भी प्लैनेट अपना वर्क कर रहा है। सही बात, सही बात। और दूसरी चीज़ जो साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एस्ट्रोलॉजी मानना, ना मानना। इस पॉडकास्ट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जितनी चीज़ें थी सर ने जो जवाब दिया, कुछ भी हवा-हवाई बातें नहीं थी। जितने भी उन्होंने बताए तथ्य के साथ बताए, प्रॉपर उसके साथ लॉजिक दिया। तो अभी तक जितनी चीज़ें थी वो मुझे साइंटिफिक लगी, कहीं पर भी हवा-हवाई बातें नहीं थी। पॉडकास्ट पे शुरुआत में हमारे मन में ऐसे ही सवाल थे कि क्या पता कि एस्ट्रोलॉजी अलग डायरेक्शन में जाए, हम लोग साइंटिफिक लोग उतना चीज़ें रिलेट ना कर पाएँ, तो पॉडकास्ट अलग वे में जाए। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। तो इस पॉडकास्ट में सर हमारे पॉडकास्ट में आए और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अगले पॉडकास्ट में कुछ सवाल रहेंगे तो हम अगले पॉडकास्ट में सर को एक बार फिर से बुलाएँगे। इस पॉडकास्ट को आप सबने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।